भी हो सकता है कि आप 50 पार ना जाओ। नहीं, हम दोनों चीजें हैं ना, जब दोनों चीजें हमें पता है अपने जो हमारे जो लोग इलेक्शन में उतरेंगे, हमें जब पता है कि वो जीतने वाले हैं, हमें पता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है मोदी साहब के रूप में, अमित शाह साहब के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे पास है नड्डा साहब के रूप में, तो हम क्यों नहीं 50 पार करेंगे? इसलिए ये वादी कश्मीर से सीटें लाएंगे आप? पूरा जम्मू कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर है, हम जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं लेंगे? आप इसको वादी कश्मीर क्यों मानते हैं? आप जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर में 50 पार करेंगे। आप इसको क्यों एक दो रीजनों में करें? हम तो हमेशा इन दोनों को हम अलग समझते नहीं है। ये पूरा एक पूरी यूटी है, पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर है, ना इसमें कश्मीर लगे ना कश्मीर लगे। इसलिए आप हमारा भाईचारा क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम भाईचारे में रहेंगे और जम्मू कश्मीर की हमने जम्मू कश्मीर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो यूटी में चल रही है, जम्मू कश्मीर में चल रही है, देखिए इसकी जरूरत भी थी, इसमें नहीं है कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ बड़ा एक लैंड माफिया था, बड़े बड़े लोग थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई अपना और कोई कईयों ने बड़े कमर्शियल सेटअप बनाए हुए हैं और वो पूरी जमीनें कहीं ना कहीं अप्रोच थी। आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज न्यूज के साथ और आज हमारे साथ एक बड़ी ही जानी मानी शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, साबका एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी साहब, जो कि आज राजौरी के दौरे पर हैं, यहाँ अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने पार्टी के वर्करों से मिलने के लिए आए हुए हैं और आज ही हम इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे, कुछ पार्टी के हवाले से, कुछ सियासत के हवाले से। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका जो है वो खैर मकदम है जेके आवाज न्यूज में। शुक्रिया शुक्रिया। पिछले 4-4.5 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल सेटअप जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है जम्मू कश्मीर में। आप भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, साबका एमएलसी हैं और इस वक्त मौजूदा वक्त में आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन, खासतौर पर अगर हम असेंबली इलेक्शन की हम बात करते हैं, 4.5 साल से यहाँ असेंबली नहीं है, आए दिन नए नए आर्डर जो है वो पब्लिक के ऊपर थोपे जा रहे हैं ज़बरदस्ती। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त माहौल साजगार नहीं है असेंबली इलेक्शन के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि माहौल क्यों नहीं है, माहौल तो है, बस सही है कि एक प्रोसेस था 2019 के बाद, क्योंकि स्टेट की रिकॉग्नाइजेशन हुई, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद वोटर लिस्टें बननी थी, बन गई, अभी तो वोटर लिस्टें तैयार हुई हैं बन के, तो लिहाजा अभी अब धीरे धीरे, अब जैसे ओम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और आप भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो लिहाजा इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा है कि जब भी कोई इलेक्शन का माहौल बनता है तो कोई ना कोई हालात ऐसे यूटी के अंदर पैदा हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर के वो कहीं ना कहीं फिर ड्रेल हो जाता है। जैसे अब डांगरी आपके सामने हो गया, और अगर डांगरी में इतना बड़ा हमारे लोग जो छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो गए इस हादसे के अंदर, और एक बहुत बड़ा मास्कर हुआ यहाँ राजौरी के अंदर, तो लिहाजा ऐसे कई हादसे हो जाते हैं जिसके कारण थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ता है। लेकिन है कि आपकी बात दुरुस्त है कि 2019 के बाद, खासकर 2018 जब ये असेंबली यहाँ सरकार टूटी, उसके बाद नया इलेक्शन नहीं हुए, और इलेक्शन ना होने के कारण आज पॉलिटिकल एक जो एक सिस्टम बनता था, इलेक्टेड लोग आते थे, लोगों की बात सुनते थे, लोगों के काम करते थे, वो चीजें कहीं लैग कर रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे और लोगों को एक नई सरकार देखने को मिलेगी, और वो सरकार जो लोगों और आम गरीबों के, किसानों और मजदूरों की, या जो दलित या पिछड़ा वर्ग या ओबीसी लोग हैं उनकी सुनवाई करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हालात कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं। सर, जो इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी सी, जैसे गुज़श्ता कुछ दिनों से जो है जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड रोशनी एक्ट या घास चराई वगैरह जैसे जो ज़मीनें जो लोगों के पास थी, चाहे हम उसको इलीगल कहें या लीगल कहें, जैसे भी था, क्योंकि साबका हुकूमतों ने तो ये उन लोगों को दी थी कि वो लोग जो हैं वहाँ पे अपने कारोबार चला सके या अपना मकान या अपना घर बना सकें वहाँ पे। लेकिन आज के इस वक्त में, जैसे जब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी, कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो है वो बुलडोजरों की मदद से जो है तोड़ फोड़ की जा रही है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है आपका जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो यूटी में चल रही है, जम्मू कश्मीर में चल रही है, देखिए इसकी जरूरत भी थी, इसमें नहीं है कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ बड़ा एक लैंड माफिया था, बड़े बड़े लोग थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई अपना और कोई कईयों ने बड़े कमर्शियल सेटअप बनाए हुए हैं, और वो पूरी जमीनें कहीं ना कहीं इंक्रोच थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत थी। और जो माजी में सरकारें रही, उन सरकारों ने उन लोगों को बुलाइज भी किया था, इसमें नो डाउट कि उन लोगों, बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। बट अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जो गरीब लोग हैं वो ना कुचले जाए, जिनके पास एक दुकान है या छोटे छोटे मकान है या थोड़ी सी उनकी एग्रीकल्चर लैंड है जो जिसमें उन्होंने माल मवेशी रखे हुए हैं,
दूध दही का काम करते हैं या बकरियां का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये जो परेशानी है कहीं ना कहीं ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो कर रहा है, क्योंकि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो लोग इस लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं, जो इलीगल जो आपकी अलॉटमेंटें करते थे वो लोग, प्लस लैंड माफिया, ये दोनों के कारण जो आज ये अफरा तफरी का माहौल है और अपोजिशन जो है हल्ला कर रही है, देखो जी जमीनें चली गई, लोगों की जमीनें किसकी जा रही हैं। जैसे आपको ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात पे बोला, एक अपना बयान दिया है, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया है और एलजी साहब ने भी बयान दिया और अपना एश्योरेंस दिया है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जमीनें नहीं जाएंगी, और गरीब लोगों की चाहे वो एक दुकान है, छोटी दुकान है या खोखा है, उसको नहीं उखाड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है कि जो लोग बड़े हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी अरबों खरबों रुपए की जमीनों को कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीनों को या लोगों की जमीनों को कब्जे मारे हुए हैं, उन लोगों से तो जमीनें खाली करानी है। तो इसलिए उसके लिए तो मैं भी कहता हूं कि भाई जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, या बड़े बड़े आपके वो जो हैं जो ये कमर्शियल हब्स बनाए हुए हैं जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगा कि एलजी साहब से भी और मिनिस्टर साहब से भी कि इसमें थोड़ा जल्दी कोई, जैसे आपने कहा, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। और जो ये लोग, जो बड़े लोग हैं लैंड माफियाज या बड़े बड़े कमर्शियल हबों के मालिक, वो छोटे गरीबों को उकसा रहे हैं। देखो जी हमारा पहले गिरेगा, हमारा ये बड़ा सेटअप गिरेगा तो आपका भी मकान गिरा देंगे, उस कारण लोग सड़कों पे आ जाते हैं। वो सच्चे सच्ची हमारा भी गिरा देंगे, बट लगता नहीं, क्योंकि अभी तक तो किसी गरीब का तो नहीं गिरा, और ना ही गरीब को कहीं वो जमीन लेने गए हैं। हाँ, पटवारी अपनी जगह जाते हैं, लोगों को डराते हैं, भाई तेरी जमीन आ रही है, तो उनका 2 पैसे बन जाते हैं। तो वो एक वैसे भी डर का माहौल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन रहा है, इसको भी गौर करने की। लेकिन सर आप नहीं समझते कि इस चीज के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, जिसमें गरीब को बेनिफिट मिले, ताकि उसकी जो जमीन है, उसका घर है, या वो छोटा सा खोखा जिसपे वो काम कर अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके लिए एक पॉलिसी बने ताकि वो उनको रेगुलराइज किया जाए उस जमीन को। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस पे बनानी पड़ेगी सरकार को, और पीछे अभी अली साहब ने कहा है कि एक लैंड पॉलिसी आएगी, तो एक लैंड पॉलिसी बनानी चाहिए। और जिन लोगों की गरीब है, जैसे अब 75 में जो लोग पाकिस्तान से आके यहाँ बसे, जैसे काफी नौशहरा में देख लें, तो रजौरी पुंछ में भी, सुंदरमणि में भी काफी सारे लोग हैं, जब 47 में 47 में पाकिस्तान से आए और यहाँ आके बसे, जब वो यहाँ आके बसे, उनको जमीनों का टाइटल थोड़ा पता था कि ये काजराई है या वो आपकी कस्टोडियन है या आपकी वो है क्या अकाफ की है या दूसरी जमीन सरकारी रकबे हैं, उनको तो नहीं पता था। तो लिहाजा अब जो है इस चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 47 में जो लोग आके बसे, पंचायत आज 75 साल बाद हम उनको कहेंगे जमीनें खाली कर दो, तो कहां जाएंगे? ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस पे इन चीजों को गौर करने की जरूरत है, और अलग से एक कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से लैंड, सही मैंने में लैंड माफिया कौन है। जो ये ना हो कि जो सही मैंने में जिन्होंने जमीनें बनी है, यहाँ कितने ऑफिसर हैं जिनकी बेनामी प्रॉपर्टीज है, 2 नंबर की, उन्होंने यही करके तो पैसे कमा के तो ये जमीनें खरीदी हुई हैं, उन बेनामी प्रॉपर्टीज को देखने की जरूरत है, ना कि ये जो आम गरीब हैं जिनके पास 75 साल की जमीनें, जो रिफ्यूजी होकर यहाँ पे आए, बसे, आज हम कहेंगे जमीनें खाली। तो लिहाजा इस पर गौर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी होम मिनिस्टर साहब से भी मिली है और एलजी साहब को भी मिली है, और उन्होंने ये सारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इससे कहीं पीछे तो नहीं है, हम भी, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कभी किसी की जमीन खाली हो। तो लिहाजा, लेकिन है कि एक जो प्रोपोगंडा चल पड़ा है, उस प्रोपोगंडा में आप लोग जर्नलिस्ट हैं और आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोगों को भी इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि जहां तक आम गरीबों का है उसको सामने लाना चाहिए, लेकिन जो बड़ा माफिया है उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। उनका अगर गिरता है, दुकान गिरती है, उनका कॉम्प्लेक्स गिरता है तो गिरना चाहिए, लेकिन गरीब की 1 इंच जमीन नहीं जानी चाहिए, ये तो हम भी मानते हैं। सर एक ऑर्डर वहीं होता है और दूसरा ऑर्डर इंतजामिया की तरफ से आ जाता है। लंबरदार चौकीदार की बात करें तो गुज़िश्ता 20 साल से या 15 साल से जो लंबरदार चौकीदार काम कर रहे थे अपने अपने गांव में, ये आपकी बात पर एक नई लिस्ट जो है, ये आपकी बात सही है। मुझे समझ लगती कि ये ऑर्डर, इस लंबरदार और चौकीदारों को बदलने की जरूरत ही क्या थी, ये अपना काम कर रहे थे। हाँ, जो कोई, अगर कोई लंबरदार, कोई चौकीदार, कोई क्रिमिनल था या कोई 2 नंबर का काम कर रहा था, कोई चरस गांजा या ड्रग्स बेच रहा था या कोई स्मगलिंग कर रहा है आर पार की, उन लोगों को आपको हटाने की जरूरत थी। लेकिन जनरली आपको लंबरदार और चौकीदारों को हटाने की जरूरत नहीं थी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी से एलजी साहब कोई फैसला करेंगे। और खामखा लोगों को डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि उधर से आगे मुद्दे और बड़े हैं,
और भी कई लोगों के इश्यूज हैं, उनके बजाय एक नया मुद्दा बन गया, एक डिस्कशन चल पड़ी है। और ये भी मैं भी जहां जाता हूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी निशारा में, तो मैं देखता हूं लोगों में, वहां भी काफी लोगों में अपना एक रिजेंटमेंट है। तो इसलिए इस पे गौर करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जो पहले के लंबरदार या चौकीदार हैं उनको बदलने की जरूरत है। मुझे तो लगता है उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बीच में जो थोड़े बहुत हैं, कोई खराब है या नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहे या बीमार हो गए, तो उनको बदल दीजिए, बट जनरली आपको नहीं बदलने चाहिए। सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा पार्टी के हवाले से। भारतीय जनता पार्टी का नारा है 50 पार। अगर 50 पार नहीं होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरी अपनी सहयोगी पार्टी, जैसे हम अपनी पार्टी की बात करें या गुलाम नबी आजाद साहब की बात करें, नहीं, आप देखिए, आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि जनता पार्टी अगर 50 ना ले आए, आप मुझे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे अगर भारतीय जनता पार्टी 60 पार करके तो फिर क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी हम देखते हैं, जब हम ग्राउंड पर देखते हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लोगों के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इश्यूज हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप 60 सीटें भी लेकर गवर्नमेंट बना लें, लेकिन ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि आप 50 पार ना जाओ। नहीं, हम दोनों चीजें हैं ना, जब दोनों चीजें हमें पता है, अपने जो हमारे जो लोग इलेक्शन में उतरेंगे, हमें जब पता है कि वो जीतने वाले हैं, हमें पता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, मोदी साहब के रूप में, अमित शाह साहब के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे पास है, नड्डा साहब के रूप में, तो हम क्यों नहीं 50 पार करेंगे? इसलिए ये वादी कश्मीर से सीटें लाएंगे आप? पूरा जम्मू कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर है, हम जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं लेंगे? आप इसको वादी कश्मीर क्यों मानते हैं? आप जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर में 50 पार करेंगे। आप इसको क्यों एक दो रीजनों में करें? हम तो हमेशा इन दोनों को हम अलग समझते नहीं है। ये पूरा एक पूरी यूटी है, एक पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर है, ना इसमें कश्मीर अलग है ना कश्मीर अलग है। इसलिए आप हमारा भाईचारा क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम भाईचारे में रहेंगे और जम्मू कश्मीर की, हमने जम्मू कश्मीर को 50 का, कल आप कहोगे नहीं जनाब बताओ खिता पीर पंचाल के अंदर कितनी सीटें आएंगी, खिता चनाब वाली के अंदर कितनी सीटें आएंगी? क्यों कहें हम? ये सब हमारे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में जब हम 50 पार कह रहे हैं, तो उसमें ये बात नहीं कश्मीर से कितनी आएंगी, जम्मू से कितनी आएंगी, बात ये है कि हम 50 पार करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी साहब, जिन्होंने जो है अपना कीमती वक्त दिया, और जो भी हमने इनसे बात दी, हम एक नए मेहमान के साथ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया, आदाब।